हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। 12 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की करते हैं शुरुआत। उससे पहले अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो संपूर्ण बैच आपको स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और हाँ, जो सोशल साइंस वाला बैच है उसमें बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें पता नहीं लग पाया था, तो वो बैच आपके लिए आज के लिए भी उसी सेम प्राइस पे। मैं आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे मैसेज आए थे, सॉरी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया। तो आज भी आपको उसी सेम प्राइस पे ही वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और सैटरडे संडे तो खैर उसमें क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास होएगी उसके अंदर। तो आज एक क्लास ऑलरेडी जा चुकी है, आप देख सकते हैं, और कंप्लीट डेटा विद पीडीएफ के साथ में। तो आप उसको ले सकते हैं ओनली 199 में स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। बहुत ही गजब का ऑसम कंटेंट है। हालांकि देखो ऐसा है कि बहुत सारा कंटेंट है करने को, तो उसको मैं फ्री भी कर सकता था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कि बिल्कुल फ्री में चीज़ों की कई बार वैल्यू नहीं होती है, कदर नहीं होती है, तो करके ही। बाकी कोई मेरी तरफ से फोर्स नहीं है। अगर आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक ढंग से तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। केवल जीके है उसके अंदर, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर वगैरह या बाकी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हरियाणा जीके भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो वाला पर्टिकुलर जिसके अंदर आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, ये वाले सेक्शन उसके अंदर रहेंगे आपके, ठीक है। तो वो बैच और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के में है, जैसे चीज़ों को समझना होता है ना कि क्यों कब कैसे हुआ है, उस टाइप का वो बैच है। वो एचपीएससी लेवल की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए है ये, ठीक है। आप हरियाणा जी की किताब ले सकते हैं स्टार आई क्यू के। ये जो हरियाणा जी का कंप्लीट कंटेंट है वो इसके अंदर मिलेगा, विद करंट अफेयर भी मिलेगा आपको। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने नए संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मंजूरी दी थी। टोटल 25 सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल जो है ना, इनकी अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना मंजूरी दी गई थी। हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। इन विच विलेज ऑफ हरियाणा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट महामृत्युंजय यंत्र बीइंग स्टेबलाइज्ड। तो इसको सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे, तो इसको सेटअप किया जा रहा है हिसार के मैयड़ गांव के अंदर। कुछ इस टाइप का जो है ना ये यंत्र है, फिलहाल के लिए सेटअप किया जा रहा है। ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। मैयड़ गांव हिसार में है, विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र है, यह सेटअप किया जा रहा है। और यह यंत्र स्वामी सजानंद नाथ के द्वारा सेटअप करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय एवं ज्योतिष योग अनुसंधान केंद्र की ये संस्थापक है। और इसका भूमि पूजन जो है ना, यहाँ की हिसार जिले की ही विधायक है सावित्री जिंदल, उनके द्वारा भूमि पूजन हुआ था 7 दिसंबर 2024 को। सावित्री जिंदल मैं आपको बता देता हूँ कि हिसार से विधायक निर्दलीय है, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ शामिल हुई। और इनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, याद रखना आप लोग, वो बीजेपी से है। और इसका साइज और आकार वगैरह क्या है, इस यंत्र का आकार है 52x52, ये फिट में है साइज। और ये त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल मेरू पृष्ठाकार स्वरूप से बन रहा है। और ये इससे पहले प्रयागराज में बना था पर अस्थाई था वो, लेकिन अब ये बन रहा है स्थाई, बन रहा है, परमानेंट बन रहा है ये। और यंत्र से असीम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, मानवता के लिए कल्याण होता है। और के साथ साथ यह स्थान भविष्य में बड़ा तीर्थ स्थल भी बनेगा। इसका मतलब ये टूरिस्ट, इको टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सरस्वती नदी के स्थान पे सेटअप हो रहा है। और पिछले 26 सालों से लगातार रुद्राभिषेक यज्ञ मंत्र जाप हो रहे हैं यहाँ पे। अब तक करोड़ों महामृत्युंजय यंत्र जो है ना, या मंत्रों का जाप हो चुका है। महामृत्युंजय मंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे ना, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृता। तो इस टाइप से आपने मंत्र पढ़ा भी होगा। वृक्षारोपण के लिए आपका संस्थान को मिलने वाली संपूर्ण अनुदान राशि का उपयोग जो है ना ट्री प्लांटेशन के लिए लगाया जाए। जो जो भी इसको मतलब अनुदान मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, सब कुछ जो है ना ट्री प्लांटेशन के लिए ये यूज़ करेंगे ये। तो दुनिया का पहला संस्थान है जो सभी डोनेशन का केवल और केवल पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करने वाला बनेगा आपका। दुनिया में अन्य राज्यों में भी ऐसे कई सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र बनाए जाएंगे, भविष्य की योजनाएं हैं ये तो, पर फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ा बन रहा है। 2024 पेरिस ओलंपिक में किस तकनीकी कारण से रेसलर विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई थी। तो ये 100 ग्राम वजन होने के कारण, 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण। एक्चुअली 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आप खेल रही थी और एक दिन में आपने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीता था। और के साथ साथ बीच में थोड़ा सा पानी वगैरह लेना पड़ता है, तो इसके चलते खिलाड़ी तो पानी भी नाप तोल के पीते हैं।
शाम ढलते ढलते आपका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया था, मतलब 2 किलो 7 किलोग्राम ज़्यादा हो गया। पूरी रात आपने पसीना बहा, लेकिन 2.6 किलोग्राम वजन आप घटा पाए, 100 ग्राम वजन फिर भी ज़्यादा रह गया। उसके चलते हुए आप ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई। तो हरियाणा ने इनको सिल्वर मेडल देने का ऐलान किया था, क्योंकि देखो उस टाइम पे ये फाइनल में जा रही थी, तो जीतती तो गोल्ड और हारती तो इनके पास में एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो आता ही आता। तो अभी इनके पास में 3 ऑप्शन मिले थे कि देखो गोल्ड मेडल वाले को हरियाणा में 6 करोड़ मिलते हैं, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 2.5 करोड़ मिलते हैं। और के साथ साथ नौकरी का भी प्रावधान है, डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग, और के साथ साथ इनको जो है ना प्लॉट भी मिलता है। तो इनके पास में 3 ऑप्शन दिए थे सरकार ने, इनमें से इन्होंने 2 ऑप्शन चूज किए हैं। एक ऑप्शन सिल्वर मेडल वाला, मतलब इनको सिल्वर मेडल की जगह मतलब 4 करोड़ मिलेंगे, और एक इनको प्लॉट मिलेगा। ऐसा क्यों करती है राज्य सरकार सर? ताकि खेलों में प्रोत्साहन बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके, राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने 4 करोड़ की नगद राशि और एचएसवीपी का एक महंगा प्लॉट जो है ना, इसको चुन लिया है सरकार से। और हरियाणा के किस विश्वविद्यालय, हालांकि विनेश फोगाट वर्तमान में आपको याद रखना कि जुलाना से विधायक भी है, कांग्रेस की विधायक भी है अभी करंट में ये। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को मृदाओं में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के लिए कॉपीराइट मिला है अभी? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। विच यूनिवर्सिटी इन हरियाणा हैज रिसीव द कॉपीराइट फॉर द एटलस प्रिपेयर्ड ऑन माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इन सॉइल। तो ये ठीक आंसर रहेगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यह एटलस राज्य की मृदा गुणवत्ता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी और उर्वरक गुणवत्ता यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और टिकाऊ कृषि नीति सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी को आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगा। कॉपीराइट मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस है, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के सहयोग से। और इसके अलावा हरियाणा की मिट्टी में सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों का, मतलब देखो ये मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो उन न्यूट्रिशंस का एक पॉजिटिव यूज लेने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे थे। और इसी करके जैसे ब्लॉक लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। ठीक है, और कॉपीराइट जो पब्लिश किया है वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। कैटेगरी है लिटरेरी वर्क की इसकी, और इसको पब्लिश किया गया है किसके साथ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन बुक UPN के साथ में पब्लिकेशन किया गया है। इसका टारगेट क्या है? हरियाणा के अंदर मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो जाएगा इससे। इसके अलावा सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की पहचान, जिससे मैनेजमेंट अच्छा होगा, इन फ्यूचर के लिए मिट्टी की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, टिकाऊ कृषि पे बढ़ावा दिया जाएगा, जनसंख्या की बढ़ती पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, क्योंकि सारा खेल तो मिट्टी का ही है, तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा नए टाइप के न्यूट्रिशंस के माध्यम से। इन इंजीनियर्स के माध्यम से जो है ना ये हुआ है। और हरियाणा इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम प्रोफेसर BR कंबोज भी है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिला था क्या कोई? आप बता सकते हो कमेंट में मुझे। इसके अलावा आपको ब्राजील में भारतीय आयोजित पहली वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए। इनका नाम है हितेश गुलिया, अपने हरियाणा से है हितेश गुलिया। अभी रिसेंटली ब्राजील में पहली वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत के लिए 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। 11 साल की उम्र में रिंग में एंट्री कर ली थी इन्होंने, और 11 साल की उम्र में 55 किलोग्राम से ज़्यादा इनका वजन था। गांव इनका जहांगीरपुरी है, झज्जर जिले के रहने वाले हैं। बॉक्सिंग की शुरुआत वजन कम करने के उद्देश्य से ही स्टार्ट की थी, कम उम्र में ज़्यादा वजन हो गया था और इसके बाद में जो है ना इन्होंने बॉक्सिंग को प्रोफेशनल बनाया। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम झज्जर में शुरुआत की, अभ्यास किया। हितेश स्कूल नेशनल चैंपियन और 3 बार स्टेट चैंपियन रहे हैं। 16 सितंबर 2018 को हरियाणा स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 19 नवंबर 2019 को मिजोरम में आयोजित अंडर 17 प्रतियोगिता के अंदर भी सिल्वर मेडल जीता। 15 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना में इनकी भर्ती हो गई थी और ऑल इंडिया सर्विसेज प्रतियोगिता और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में कई सारे पदक जीते। इसके अलावा 18 सितंबर 2024 को सर्विसेज नेशनल गोल्ड मेडल जीता। 6 जनवरी 2025 को बरेली में आयोजित प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता था। ब्राजील में आयोजित पहली वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, इसके अंदर हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में।
और फोटो सॉरी मुझसे मिस हो गया इसका इनका। पर अभी रिसेंटली मेडल टैली की बात करते हैं तो इसमें उज्बेकिस्तान जो है ना उसने एक टोटल 5 गोल्ड लिए हैं और एक सिल्वर लिया, एक ब्रॉन्ज लिया, टोटल 7 मेडल आया। इंडिया का इसमें सेकंड पोजीशन आया है, एक इसमें गोल्ड है, एक सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल 6, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे जहां ब्राजील है तो ब्राजील के पास में 2 गोल्ड मेडल आए हैं, टोटल 5 है। ये चैंपियनशिप अभी अगर आपको और बात करते हैं इसके बारे में तो देखो ऐसा है कि प्रतिभागी देश इसमें 19 देशों के 130 पुरुष और महिला मुक्केबाजों ने इसके अंदर जो है ना वो भाग लिया है। इसके आयोजक ऑर्गेनाइजर कौन है? स्विट्जरलैंड आधारित वैश्विक संस्था है, ओलंपिक स्टाइल बॉक्सिंग की वैश्विक गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और भारत की ओर से 10 सदस्यीय पुरुष की टीम गई थी और महिलाओं की टीम ने भाग नहीं लिया क्योंकि उसी समय 8वीं एलीट महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा इसके और भी फेज होंगे, जैसे थर्ड लेग होगा इसका, 3 देशों के जो है ना चरण है वो आयोजित किया जा रहा है, ब्राजील, कजाकिस्तान, भारत इसके अंदर है। और हर एक सीजन की अलग अलग रैंकिंग इसके अंदर होगी आपकी, ठीक है ना। जैसे इसका दूसरा जो सेशन होगा वो 30 जून से 7 जुलाई तक होने वाला है, अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर होगा। फाइनल इसका न्यू दिल्ली के अंदर होगा, भारत में 15 से 22 नवंबर 2025 में होगा। कुछ और भी चैंपियनशिप है, जैसे कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जो सर्बिया में हुई थी, जिसके अंदर रशिया ने जो मेन टॉपर था वो रशिया था 4 गोल्ड के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपको और बताऊं तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी इलाइट मैन और वुमेन की, इंग्लैंड के अंदर हुई थी, होगी मतलब ये वाली, और सितंबर 2025 के अंदर होने वाली है। इसका पहला ही एडिशन होने वाला है ये। इसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर होगी थर्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस होगी ये, ठीक है। और आपको बता देता हूँ वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है ना इसके बारे में, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या, बोरिस वैन डेर है और इसका हेडक्वार्टर लुइजाने स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना साल 2023 में हुई थी। ओके, हाँ मैं आपको कह रहा था ना कि जो हमारा बैच है अभी नया स्टार्ट हुआ उसका कंटेंट कैसा है, कई बच्चों के मतलब कल की क्लास में मैंने दिखाया था कुछ इस टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला होगा, सब का सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ऐसे ही ज्योग्राफी का, ऐसे हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है, किसी और क्लास में वो भी आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा अंदाजा लग जाए आप लोगों को। कुछ इस टाइप का कंटेंट होगा, बाईलिंगुअल कंटेंट होगा, ग्राफिक्स का भी भरपूर ध्यान में रखा जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, समझाई जाएगी, विद मैप समझाई जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसी है, उनको सब एक्सप्लेन किया जाएगा। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कंटेंट होने वाला है ये, ठीक है। और के साथ साथ जो है ना आप लोग अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो भाई, कई कई बच्चे गरीब बच्चे होते हैं जिनको कई बार नहीं इतना फाइनेंशियली बैकअप होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा कंटेंट। किस हरियाणवी ने 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा मुकुल दहिया। मुकुल दहिया जो है ना बेसिकली 28 दिनों में ओपन वाटर सी स्विमिंग 9 चैनल पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है। और हरियाणा के थाना कला सोनीपत के हैं ये, 28 दिनों में 9 समुद्री चैनल पार किए हैं इन्होंने। 1 फरवरी से स्टार्ट किया था एलिफेंटा में कासा द्वीप, 16 किलोमीटर 5 घंटे 14 मिनट में। फिर उसके बाद में अटल सेतु से प्रांक रीफ तक, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया से मोरा पोर्ट तक, फिर धमतार पोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया तक, फिर मांडवा बीच से गेटवे ऑफ इंडिया तक, और इन सभी को मिला के टोटल 9 चैनल ये पार कर चुके हैं। इनके कोच का नाम है संतोष मनोहर पाटिल है और सचिव का नाम जो है ना वो ग्लोबल मॉडर्न सी एसोसिएशन महाराष्ट्र है, और नोएडा यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट है ये। इससे पहले 8 चैनल का रिकॉर्ड था जिसे मुकुल दहिया ने तोड़ दिया है, जो हरियाणा के लिए तो गर्व की बात है, ये भारत के लिए भी है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पे स्थित है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, राधे राधे डियर। बैच ले लेना अगर नहीं लिया है तो आपने, ठीक है।